हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और उनकी प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण। दोस्तों इससे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गाय, भैंस और बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, उनकी प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण और उनसे संबंधित प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भेड़ से संबंधित शब्दावली और उसकी नस्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को ये पूरा टॉपिक जरूर समझ में आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम भेड़ से संबंधित पूरी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे और पूरी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भेड़ से संबंधित जितनी भी नस्लें हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, मांस देने वाली भेड़ कौन सी है ना। तो उसी तरह हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप सफल होना चाहते हैं एग्जाम में तो लग जाइए मेहनत करने के लिए और लगातार संघर्ष करिए, जरूर आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हमें पेपर की खोपड़ी में छेद जरूर करना है, इसलिए लगातार मेहनत करिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम शब्दावली पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आती है कि भेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है। तो भेड़ को कहा जाता है ओविस एरिस। क्या कहा जाता है? ओविस एरिस। भेड़ों का समूह क्या कहलाता है? फ्लोक या बैंड। भेड़ों का समूह क्या कहलाता है? फ्लोक या बैंड। प्रौढ़ नर क्या कहलाता है? रैम कहलाता है। ठीक है। प्रौढ़ मादा क्या कहलाती है? ईव या डैम। प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं? ईव या डैम कहते हैं। भेड़ का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब कहलाता है। ठीक है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। भेड़ के जो मैथुन करने की प्रोसेस है, जो जनन करने की क्रिया है, उसे क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया क्या है? भेड़ के बच्चा देने की प्रोसेस क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। ठीक है। और भेड़ का बच्चा क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं भेड़ के बच्चे को। और भेड़ का बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। पंजीकृत नर जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, जिसमें शुक्राणु बाहर नहीं निकल सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वीडर। भेड़ का जो यौन आरंभ होता है ऋतुमय प्रजनन अवस्था होती है। मतलब भेड़ जो अवस्था, वह अवस्था जिसमें भेड़ प्रजनन करने योग्य हो जाती है, वो कितने समय की होती है? 12 से 18 माह में वो अवस्था होती है भेड़ की। मध्य चक्र। ठीक है। मध्य चक्र मतलब भेड़ में जो अंडे का निर्माण होता है वो प्रत्येक 15 से 18 दिन में अंडे का निर्माण हो जाता है। मध्यकाल अवधि कितनी है? मध्यकाल अवधि है 1 से 3 दिन या 1 से 2 दिन। मध्यकाल अवधि किसे कहते हैं? दोस्तों क्या है कि भेड़ का जो बच्चा होता है, एक बार बच्चा देने के बाद भेड़ क्या होती है, उसके बाद जब दोबारा भेड़ की निषेचन अवस्था आती है, भेड़ की एक निश्चित समय में निषेचन अवस्था आती है, जब भेड़ अपना पूरा क्या होती है, बच्चा देने के बाद दूध देना बंद कर देती है, तो उस समय क्या होती है, एक जनन की एक निश्चित अवस्था आती है। तो अवस्था क्या होती है? 1 से 2 या 1 से 3 दिन की होती है, जिसमें भेड़ को क्या करना होता है, उसमें मैथुन की प्रोसेस होना जरूरी है। तो 1 से 3 दिन या 1 से 2 दिन की होती है। अब देखिए दोस्तों, भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, मतलब भेड़ का जो बच्चा है वो कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है? तो 147 दिन या फिर 150 दिन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दोस्तों आपको यदि दोनों ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में तो 150 को ज़्यादा सही मानेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भेड़ की जो ऊन काटने की प्रोसेस है अलग अलग तरीके से बताई गई है। 12 से 14 माह की भेड़ क्या कहलाती है? गीमर कहलाते हैं। GIMMER। 9 से 10 माह की भेड़ क्या कहलाती है? होगट। HOGET होगट कहलाती है। भेड़ की ऊन काटने की क्रिया क्या कहलाती है? सियरिंग। क्या कहलाती है? सियरिंग। मरी भेड़ की ऊन काटने की क्रिया पुल्ड वूल कहलाती है। क्या? पुल्ड वूल कहलाती है। आंखों के चारों ओर की ऊन काटना आइंग कहलाती है। आइंग, क्योंकि आंखों के चारों ओर काट रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? आइंग। ठीक है। सिसन के चारों ओर काटना क्या कहलाती है? रिंगिंग। ठीक है। गोल गोल क्या चारों ओर काट रहे हैं गोल गोल, तो इसे क्या कहेंगे? रिंगिंग कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, आप सभी के पूरा टॉपिक जरूर समझ में आएगा। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण देखते हैं कि किस प्रकार भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए दोस्तों,
हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम आसानी से बता सके। देखिए दोस्तों, भेड़ों का नस्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, भेड़ की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है भेड़ की? चोकला। क्या है? चोकला क्या है? ऊन देने वाली नस्ल है भेड़ की। और ये एक ऐसी नस्ल है जिससे विश्व का सबसे अच्छा गलीचा बनाया जाता है। विश्व का क्या बनाया जाता है? सबसे अच्छा गलीचा कौन से बनाया जाता है? चोकला से। चोकला के बाद आती है मगरा, गुरेज और नाली। नाली जो है, इसकी नाली जो नस्ल है ये हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। नाली के बाद आती है सोनाडी, एविकालीन, एविवास्त्र, बैलाडी, लोही, कूका, मुजफ्फरवादी, भाकरवाल, भदरवाह। ये प्रमुख नस्लें हैं। सबसे पहले मैंने जो शुरू में 4-5 नस्लें लिखे, यहाँ तक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नस्ल है, हमें सभी नस्लों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैंने पहले जो गाय, बकरी और भैंस की प्रमुख नस्लें बताई थी, उनमें सभी हमने क्या है ट्रिक से पढ़ा था उनको। और इसको क्या है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि एक तो क्या है, इसमें नस्लों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए कोई प्रॉपर ट्रिक नहीं बन पाई। इसलिए आपको ऐसे याद में रखना है। देखिए, दूधारू नस्लें कौन कौन सी है? लोही, गुरेज और नुरेज। ये क्या करती हैं? ये दूध देने के लिए फेमस है, ये भेड़ की नस्लें। मांस देने वाली कौन कौन सी नस्लें हैं? नेल्लोर, मांड्या और हसन। नेल्लोर जो नस्ल है भेड़ की, ये सबसे ज्यादा क्या देती है? सबसे ज्यादा क्या है? ऊंची है और अधिक मांस देने वाली नस्लों में प्रसिद्ध है। मांड्या क्या है? मांड्या जो नस्ल है ये ऊन रहित नस्ल है, ये ऊन नहीं देती, ये दूध और मांस देने का कार्य करती है। हसन जो है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? छोटा नागपुर या शाहीवादी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विदेशी नस्ल में कौन सी आती है? मरीनो नस्ल। मैरिनो जो नस्ल है ये विदेशी नस्ल है। इसके बाद द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन कौन सी है? रैम्बुलेट, जो कि क्या है, 2 नस्लों के संकरण से उत्पन्न हुई है, रैम्बुलेट और कोरिडेल। ये दोनों नस्लें क्या है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसके बाद देखिए पेल्ट, खाल उत्पादन। पेल्ट क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी कि पेल्ट क्या है। पेल्ट देने वाली नस्ल कौन सी है? कराकुल। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है ये। पेल्ट क्या होती है कि दोस्तों, जो भेड़ होती है, भेड़ को जो मेमना होता है उसका कम उम्र में उसका मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर करने के बाद उसकी खाल को निकाला जाता है, जिस पर क्या होता है? घुंघराली ऊन होती है। ठीक है, तो खाल से क्या होती है? इसकी घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। देखिए, कम उम्र मेमना को मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पेल्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो बच गई थी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है। भेड़ को क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। ठीक है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, भेड़ों का घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। और सबसे ज्यादा भेड़ कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। विश्व का सर्वोत्तम गलीचा चोकला ऊन से प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं मैं आपको कि जो भेड़ है, भारत में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती है तेलंगाना में, और उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या में प्रथम स्थान पर कौन है? तेलंगाना। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। और दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं कि जो भेड़ है, जो भेड़ की नस्ल है, इसकी 2019 की पशु जनगणना के अनुसार 2019 की पशु जनगणना के अनुसार भेड़ की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। 12 लाख, लगभग 12 लाख भेड़ की संख्या कम पाई गई है। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया भेड़ से संबंधित प्रमुख शब्दावली, प्रमुख जानकारी भेड़ की, और हमने भेड़ की प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। प्रमुख जानकारी जो मैंने बताई है, सभी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये कुछ भी गलत लिखा है हमने, तो यूट्यूब चैनल पर ज़रूर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हम पूरी एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो लगातार देखते रहिए वीडियोज़ को। थैंक यू दोस्तों।